मैंने 31 साल सर्विस करी, 3 साल रेलवे में, 28 साल एग्रीकल्चर में। अच्छा। हम देखते थे भाई, जब भी कोई बदली वगैरह होती थी वो नेताओं के बगैर नहीं होती थी और उनके चक्कर काटने पड़ते थे। तो मेरे ये मन था भाई, पब्लिक सेवा के लिए ये बढ़िया है, उसमें हम वहीं बैठे बैठे पब्लिक को, जो उनके जो हल्के की पब्लिक है उनको वहीं बैठे बैठे ये सुविधा दें। और राजनीति के तो एक बीमारी है, कैंसर ठीक हो जाता है, जिसको ये लगी है नहीं ठीक होता। तो इसलिए मेरी तो जो राजनीतिक भावना थी वो सेवा की थी। उन्होंने मेरे को बुलाया गांव असेंबली, 20 लोग थे, उन्होंने कहा भाई वो आपसे ना इलेक्शन लड़वाऊंगा। मैंने उनसे हाथ जोड़े, भी मेरी कोई परिवार का आज तक मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा, न हमारे पास पैसे हैं। मैंने उनसे मना करा, वो कह रहे नहीं हमने तो भरवाना ही है। तो मैं बोल नहीं पाऊँ, तो साथियों ने जो इतना साथ दे रखा था तो उन्होंने जोर दिया, धक्के से भरवा रहे थे। जिस दिन पर्चा भर रहे थे उस दिन मैं चुपता फिर जाता। सच्चाई है। अच्छा। नमस्कार, राजनीति.com में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज हम आपको मुखातिब करा रहे हैं एक ऐसे विधायक से जो कि अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, जो कि अपने भोलेपन के लिए जाने जाते हैं, और सादगी ऐसी कि उनकी विधानसभा, उनके हलके का हर कोई व्यक्ति उनसे प्रेम करता है, उन्हें चाहता है, उनके साथ जुड़ना चाहता है, और उनके चुन के आने की कहानी वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हम आपको मुखातिब करा रहे हैं नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर जी के साथ। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मेरे नीलोखेड़ी हल्का की जनता भगवान रूपी जी, उनके भी नमन करता हूँ। मैं जहाँ भी बोलता हूँ उनके भी चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। लोग कहते हैं कि जनता जो है वो वाकई में देवतुल्य होती है, जनता जनार्दन होती है, और आपने अपनी शुरुआत में ही नीलोखेड़ी की जनता को एक देवतुल्य जो है वो स्थान दिया। क्या कारण है कि नीलोखेड़ी की हल्के की जनता को इस तरह से आप एक तरीके से कि पूज्य स्थान के ऊपर रखते हैं? ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं तो हर जगह यही बोलता हूँ भी, हमें जैसे दुनिया में लाने वाले हमारे माँ बाप हैं, हमारे लिए वही भगवान रूप है। ऐसे ही एमएलए मंत्री की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है उनको बनाने वाले की। तो इस करके मैं जो जनता है, जो हमारे देव रूपी भगवान रूपी जनता, उन्हीं को मैं चरणों में नमन करता हूँ। जहाँ भी कहीं बात चलती है तो वही हमारे सर्वप्रिय है, वही हमारे पूजनीय है। अच्छा, आपके हल्के की जो जनता है उनका मिजाज कैसा है? वैसे तो आपने देखा होगा भाई, हरियाणा में जो शराफत में है, ईमानदारी में है, वैसे पूरा हरियाणा की बात कर रहा है, ईमानदारी तो चलो है। जो बहुत ज़्यादा चाहत वाले लोग हैं वो करनाल जिला के हैं। जो भी एम्प्लॉइज रोहतक से, सोनीपत से, भिवानी से कहीं आते हैं, एक बार यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए उनका मन नहीं करता जाने का। तो यहाँ की जनता एक चाहत वाली जनता है, प्यार करने वाली जनता है। मुख्य मुद्दे क्या रहते हैं जनता के, आपके हल्के के, जो आपको लगता है जिस पर काम कर रहे हैं, सफल भी हुए, जो विजन है आपका अपने हल्के को लेकर, नीलोखेड़ी को लेकर? मुख्य मुद्दे तो ऐसे हैं जी, मेन आज पूरे हरियाणा में, मैं तो भारत में कहूँगा, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। और जो आदमी, जो जनता जिस नेता के साथ लगी है, उनकी इच्छा होती है भी कहीं न कहीं रोजगार मिले। तो आज वो मेरिट बेस पे है, चलो हम इसमें कुछ नहीं करते, वो सब के लिए है। बाकी जनता ये चाहती है भी जिसके साथ जुड़े हैं उनके कहने से कुछ न कुछ उनको रोजगार मिले। और मेरी सरकार से अभी निवेदन ही है भाई, इस पे ज़रूर ध्यान दिया जाए। आज बेरोजगारी पूरे भारत में ज़्यादा है, तो भारत तक तुम्हारा दायरा नहीं, हरियाणा की बात करते हैं, और उसमें अपने नीलोखेड़ी हल्के की काम रहे नहीं। जिम्मेदारों के पास जमीन नहीं रही, जिस पे 20-20 एकड़ थी, आज 1-2 एकड़ है। उसमें वो अपने पूरे साधन, ट्रैक्टर वगैरह नहीं ले सकते, ट्यूबवेल नहीं लगवा सकते। इस करके रोजगार ये जरूरी नहीं भी सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए जैसे नीलोखेड़ी में काफ़ी जगह है, कई गाँव में 200-200 एकड़ है, तो वहाँ कोई
प्रदूषण रहित कारखाना लगाया जाए, वहाँ रोजगार के साधन बनाए जाए। ऐसे ही पूरे हरियाणा में करे जाए तो रोजगार बढ़ेगा, तो पब्लिक खुश होगी। बाबूजी, ये राजनीति में आने का जो ड्राइव था, जो प्रेरणा थी, उसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? देखिए, मैंने 31 साल सर्विस करी, 3 साल रेलवे में, 28 साल एग्रीकल्चर में। अच्छा। हम देखते थे भाई, जब भी कोई बदली वगैरह होती थी वो नेताओं के बगैर नहीं होती थी और उनके चक्कर काटने पड़ते थे। तो मेरे ये मन था भाई, पब्लिक सेवा के लिए ये बढ़िया है, उसमें हम वहीं बैठे बैठे पब्लिक को, जो उनके जो हल्के की पब्लिक है उनको वहीं बैठे बैठे ये सुविधा दें। और राजनीति के तो एक बीमारी है, कैंसर ठीक हो जाता है, जिसको ये लगी है नहीं ठीक होता। तो इसलिए मेरी तो जो राजनीतिक भावना थी वो सेवा की थी। सेवा के जरिए आपको लगा। अच्छा, वो कहानी भी सुनने में आती है कई जगहों से, पर्चा भरने के दिन वाली जो कहानी थी कि कुछ तयशुदा इस तरह से नहीं था और धर्मपाल जी ने पर्चा दाखिल कर दिया एकदम से। क्या कुछ है उसके पीछे का, जरा बताइए ना। देखो, मैं 2004 से सर्विस छोड़ दी थी मैंने जी। काफी दिन पहले, अपने 13.5 साल पहले। तो लोगों से आपने रिटायरमेंट से पहले ही सर्विस छोड़ दी, जी, वीआरएस ले लिया जिसे कहते 13.5 हैं। साल पहले। हाँ। तो मेरी ये इच्छा थी, जैसे मैंने कहा अभी, मैं कोई भी काम होता था वो नेताओं के बगैर नहीं होता था। मेरी इच्छा थी भाई, मैं ऐसे एक गरीब परिवार से, बहुत ज़्यादा दिहाड़ी कर करके हम पढ़े हैं, माँ बाप की कृपा रही हमारे ऊपर भी, जिन्होंने आप खुद खेतों में काम करके हमारे को पढ़ाया, सभी भाइयों को। तो वो देखते हुए भी कुछ हम पब्लिक के लिए करें। तो बाबूजी, जब नौकरी छोड़ी तो परिवार से कोई इस तरह का विरोध नहीं हुआ कि क्या करने जा रहे हैं? पारिवारिक हालात किस तरह के थे उस समय? परिवार के हालात यही था, कोई कारण हो गया, मैं किसी पार्टी में चले गया, उन्होंने कहा भाई सर्विस छोड़ दे, हम आपको टिकट दे देंगे। तो मैंने कहा भाई टिकट दे देंगे तो जीतना तो तय था, मेरे ऊपर कृपा है, गांव की कृपा है, वहाँ की जनता की कृपा है। तो उन्होंने नौकरी छुटवा दी, भी तेरे को टिकट पक्का है, अभी से छोड़ दे। मैंने उनके कहने से नौकरी छोड़ दी। ना मेरे परिवार में उस समय कोई मेरा बच्चा सर्विस में था, ना मेरे पास ज़मीन है। बस ये तभी, इसके बाद जो हालात है सर्विस छोड़ने के बाद, तो आपको पता ही है, जो रोज़गार चले जाओ तो क्या होता है। फिर मैं लगे ही रहा। और जिस टाइम ये बात आई पर्चा भरने वाली, मैं पूरे विधायक का उन्होंने फ़ोन करा था, 5 साल में करे फ़ोन, भाई आशीर्वाद चाहिए। मैं कैसा, कह रहे भाई मैं नॉमिनेशन भरना है। मैं खुशी से गया, मैं तो तैयार, सवेरे नहा नू लेते हैं तो तैयार ही था, हल्के में जाते रहूँ था। तो मैं जाके पर्चा भरवाया। 3-4 दिन उन्होंने हमारे को नहीं बुलाया। अच्छा। भाई मेरी भी इच्छा थी भी वो हमें बुलावें, हम भी उसके लिए लोगों से रिक्वेस्ट करें वोट डालने के लिए। बीजेपी में मन था मेरा। तो मैं पर्चा भरवाया। फिर मेरे साथी थे, वो 10-20 लोग मेरे पास आए, सभी से पूछे उन्होंने, जो टिकट की चाहना रखते थे। तो जब नहीं कोई मानना, मेरे उन्होंने कहा अभी नहीं कोई मानता, वो तो मान ही जाओ, उसको धक्के से मना लेंगे। उन्होंने मेरे को बुलाया गांव में, असेंबली 20 लोग थे। उन्होंने कहा अभी वो आपसे ना इलेक्शन लड़वाओगे। मैंने उनसे हाथ जोड़े, भी मेरी कोई परिवार का आज तक मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा, न हमारे पास पैसे हैं। मैंने उनसे मना करा, वो कह रहे नहीं हमने तो भरवाना ही है। तो मैं बोल नहीं पाऊँ था। साथियों ने जो इतना साथ दे रखा था, जो सबकी मानता है वही सब कुछ है। तो उन्होंने जोर दिया, धक्के से भरवा रहे थे। जिस दिन पर्चा भर रहे थे उस दिन मैं छुपता फिर जाता। सच्चाई है। अच्छा। हाँ, एक मेरा साथी है, मेरे उनके पिताजी बड़े पूजनीय हमारे लिए, चौधरी ठाट सिंह, उनका बेटा बॉबी, वो मेरे को ना धक्के से ले गया पर्चा भरवाने के लिए। जब वो उसका फ़ोन आ जाता, मैं टाइप वाले को कह रहा था, मैंने कहा भाई इसको ना स्लो रख, मेरी इच्छा नहीं है। कह रहे बाबू जी वो मेरे को धक्का कर रहा, आप ये कर रहे, मेरे 200 रुपये और बन जाते। मैं कहा वो किस चीज़ के, कहा किसी और का भी मैं काम करता। मैंने कहा चल 200 रुपये मेरे से फालतू ले लियो, इसको ना कंप्लीट ना कर 3 बजे तक। तो वो जब उसके सिर पे फिर चढ़ जाता है कि भाई कर, ये अभी तक लेट क्यों हो गया। मैं उससे थोड़ा वॉशरूम के बहाना ले के ना जाके फ़ोन बंद करके, मैं कहा उधर 3 बजने वाले हैं,
जीटी रोड पर ना और ग्रीन बेल्ट में बैठ जाता हूँ छुप के। तो जब फ़ोन बंद लग गया करन तब नहीं फ़ोन होया बंद। इतनी देर में किसी साथी का फ़ोन आ गया जिसने 2-3 दिन पहले मेरे को ये कहा था भाई मैं करनाल आऊँगा, फ़ोन मेरा सुन लेना। जब फ़ोन स्विच ऑफ लगा करने उसी टाइम आ गया। मैंने कहा भाई मैं आधे घंटे बाद फ़ोन करूँगा, मेरा फ़ोन बंद होने को जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं मैं कोर्ट में हूँ। मैं कोर्ट में तो मैं भी हूँ। मैंने सोचा आज अभी थोड़ा उधर बैठ के टाइम पास कर लेंगे। बस उसने पकड़ के ना चलो पर्चा भरेंगे, तो धक्के से पर्चा भरेंगे। लास्ट दिन 20 मेरे से पहले थे, 21वां मेरा था और 1 मिनट रह रही थी जब एडीसी साहब जो आजकल डीसी हैं करनाल में, अनीस यादव जी, उन्होंने कहा गेट में भी 1 मिनट है जिन्हें पर्चा नॉमिनेशन भरना अंदर आ जाओ, नहीं तो फिर उसके बाद दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तब भी मेरे मन में आया यार 1 मिनट बाद आते तो, क्यों पैसे थे ही नहीं, कोई बाप दादा ने इलेक्शन नहीं लड़ रखा था। मैंने कहा अब तो पहले तो मेरी नौकरी गई थी, बच्चे तो मेरे को मन नहीं कर रहे थे भी रहने दो, तो ऐसे मेरा पर्चा भर गया जी। तो ये ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं आप? ये कि भगवान प्रभु की इच्छा थी, कहाँ से कहाँ क्या हो। एक और देखा मैंने, जब मैं मांग रहा था तब नहीं, और इस बार मैं कह रहा था भगवान भाई ना भरो, तो परमात्मा की कृपा हुई और परमात्मा की कृपा से सारी पब्लिक जुट गई। पब्लिक भी मेरे लिए भगवान रूपी है जी। हमने कुछ ऐसा भी सुना कि किसी चुनाव के दौरान ही, प्रचार के दौरान ही किसी बाइक वाले ने आपको कहा बैठो और तब वो आपको आगे छोड़ेंगे जब आप वोट धर्मपाल जी को देंगे, ऐसा भी कुछ हुआ था? जी हाँ एक भुखापुरी गांव है निगदू के पास, हाँ उससे पिछले गांव से कमालपुर, शायद पता नहीं कौन सा गांव था, वहां से एक कार्यकर्ता बैठ लिया हमारे साथी। हाँ उन्होंने कहा अभी मैं प्रचार करूंगा आपके साथ, 2-4 गांव में मेरी जान पहचान है, वहाँ मैं लेके चलूँगा अपनी रिश्तेदारी में, दोस्तों में। तो अचानक कोई घर में अचानक कोई मेहमान आया या कोई ऐसा ही घटना हुई। उन्होंने कहा अभी मेरे घर से फ़ोन आ गया और मैं आप चलो, मैं मोटरसाइकिल पे आ जाऊँगा या किसी उसमें। तो घर से फ़ोन आ गया था या कोई रिश्तेदार आ गया उनका, तो कह रहे मेरे को यहीं उतार दो मैं जाता हूँ। मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं उतारते, आपके गांव में छोड़ के आओगे। वो सारे साथी मैंने उस गाड़ी समेत, मैं तो उतर लिया भूखापुरी अड्डे पे और उनको मैंने भेज दिया भी इनको छोड़ के आओ। उन्हें बड़ा जोर लाया, नहीं मैं नहीं जा रहा, मगर ना गाड़ी में छोड़ के आओ, मैं इतनी देर यहाँ टहल लेता हूँ। मैं वहाँ टहल रहा था, गाड़ी उधर मुड़ी थी, इतनी देर में एक बुजुर्ग मोटरसाइकिल पे आया, एक उसका छोटा सा लड़का 18 साल का भी नहीं था, लग रहा था मेरे को, चाहे 20 का हो, मतलब लग नहीं रहा था। वो एकदम वहाँ रुके आके कह रहे भाई तो इसी हल्के का रहने वाला, थक तो रही थे इलेक्शन में। मैं कहा हाँ जी। नु कहा फिर तूने जहाँ भी जाना है ना, हम वहीं तेरे गांव में छोड़ देंगे और जे तो धर्मपाल गोंदर वाले को वोट दे दो। मैंने कहा जी मैं नहीं दे सकता वोट। कह रहे नहीं दे यार बच जोगे। मैंने कहा जी मैं नहीं दे सकता, मैं इस करके नहीं दे सकता, मेरी वोट जो है परिवार की सारी करनाल विधानसभा में है। तो उन्हें बड़ा जोर लाया। मैंने कहा जी मैं नहीं वोट दे सकता। तो मेरे उस टाइम हौसले से हो रहे थे भाई हार गए तो क्या करेंगे। और वहाँ सामने ना एक शिव जी महाराज का मंदिर है अड्डे पे, सामत रोड पे। और मेरे मन में ये चल रही थी उनके मिलने से पहले, मैं कहा एक बार जय हार गया नहीं, मगर भगवान मैं जानता नहीं आपकी सेवा करूँगा। यहाँ 4 द्वारी थी उसकी, मैं एक झोपड़ी पालूंगा तो मैं यहीं सेवा करूँ, मैं नहीं घर जाता। तो जब वो बुजुर्ग आए और उन्होंने मेरे को ऐसा हौसला दिया, ना वो मेरे को जानते, मेरे को जानता है तो नुकंद अभी तो धर्मपाल है यहाँ क्यों खड़े, मैं उनको नहीं जानता। मेरी वो पछतावा रहेगा सारी ज़िंदगी में, उसका एड्रेस नहीं पूछ सका बुजुर्ग का। वो मेरे लिए भगवान आया, उसने जब कहा फिर मैंने कहा तो क्यों घबरा रहा है भाई, जो मेरे को नहीं जानता मैं उसको नहीं जानता और वो मेरे लिए घूम रहे हैं, तो फिर तो भगवान आशीर्वाद देगा। ठीक है, मगर शिव जी महाराज जी में मेरा हौसला बढ़ा दिया, ऐसा होया। धर्मपाल जी, एक होता है व्यक्ति का कर्म, एक होता है व्यक्ति का भाग्य, दोनों चीजें आपस में जुड़ी होती हैं। अब चर्चा इस तरह की चल गई तो मैंने एक आध्यात्मिक सवाल बीच में जोड़ा है। आपको क्या लगता है कि कर्म और भाग्य का संतुलन जो है वो किस तरह से जीवन में सफलता के लिए जरूरी होता है? देखो भाग्य एक विशेष व्यक्ति हो, कर्म वो मेरी सारे उनका पब्लिक का था, उन्हीं का भाग्य था। और मैंने यही कहा भाई जो मेरे लिए कर्म आपका भी था, आपने नौकरी छोड़ी, जनता के बीच रहे,
लोगों ने चाहा तो ऐसे ही थोड़ी ना चाहे, मेहनत तो आपकी थी। देखो तो हम घूम रहे थे बहुत दिन से, यही थी भी सेवा करें। ये जो खुशामद करते हैं और इतनी पीछे हटते हैं, वो जो जब नेता बड़े बड़े कुर्ते पहन के वो करते हैं, हम भी डरते थे भाई पता नहीं क्या चीज़ है ये। मैं ये कह भाई MLA MP की क्या बुदड़ी एक बोलते हैं, कुछ भी नहीं। जो बनाने वाली जनता है ना जी, वही सब कुछ है। उनके चरणों में नमन। पूरी नीलोखेड़ी विधानसभा के 36 बरादरी के बच्चे से बुजुर्गों तक, मेरी औकात ही नहीं थी। मेरी तो 6 लाख रुपए बच रहे थे रिटायरमेंट के बाद, वो जो पेंशन थी वो इकट्ठी होती रही, तो उसमें से मेरे तो 260 बच गए। 3,40,000 में मेरा इलेक्शन लड़ा गया। तो ये तो पब्लिक की कृपा थी मेरे ऊपर। आने वाला समय जो है अपनी विधानसभा के लिए, विकास कार्यों के लिए कैसा देखते हैं? क्या कुछ मन में विजन है कि मैं अपनी विधानसभा में ये विकास कार्य कराऊं? मेरी इच्छा थी काम करने की, मेरी इच्छा थी सेवा करने की। 2.5 साल तो 2 साल कोरोना ने और 6 महीने साल ही उनको हो गया। किसान भी बड़े दुखी रहे, किसान सड़कों पे बैठे रहे, तो उसकी वजह से विकास कार्य तो रुके थे। उसके बाद हमें 1.5 साल मिला काम करने का। उसमें हमने जो पुराने काम थे, जो पब्लिक की डिमांड थी 45 46 साल से, वो सारी हो गई हमारी। एक जैसे निगद बहुत पिछड़े एरिया था, जब भी कोई होता था, मेरे एक साथी है रायसन से प्रमोद जी, जब भी कहते थे भाई निगद बहुत पिछड़े एरिया, वो बात मेरे को लग रही थी। मेरे साथी था, मैं कभी भगवान मौका दे तो निगद को एक ऐसा 1-2.5 किलोमीटर का टुकड़ा छोड़ के मेन बाजार का सड़क का, बाकी निगदू में ये है भाई, निगद वाले कह रहे भाई हमारे पास तो मांगने के लिए कुछ रहे ही नहीं। एजुकेशन में पीछे थे, कॉलेज बन गया, ITI जाम्बे में बन गई, संस्कृति मॉडल स्कूल बन गया, CSC वहाँ बन गई, बस स्टैंड हमने वो काम शुरू करा दिया है। सड़कें हमारी पूरे 90 हलकों में सबसे ज़्यादा नई बनी हो, या 18 से 24 हुई हो, या 12 से 18 हुई हो, वो रिकॉर्ड है जी। और इरिगेशन के हमारे एक एक्शन साहब, वो जब भी मैं उनको कहूँ भी क्यों नहीं हो रहे हमारे काम, हमारे हल्के के ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, मैं क्यों नहीं हो रहे काम, नु कह जी विधायक जी आप मानो ना मानो भी पूरे 90 हल्के का हमारे पास रिकॉर्ड है। जो काम नीलोखेड़ी के है ना इरिगेशन के, वो भी रिकॉर्ड है। तो मेरे काम तो कोई रुके नहीं। एक उपमंडल था, बड़ी पुरानी डिमांड थी, वो भी शायद कभी राजधानी बननी थी 1966 में जब सर्वे हुआ, पूरे हरियाणा की पंजाब की राजधानी बननी थी, तो फ्लड की वजह से वो नहीं बन पाई। और अब नीलोखेड़ी 50 साल से तड़फ रहा था भाई हमारा उपमंडल बने, तो आप 8 उपमंडल बने हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट करी थी, जब आप आए इन्होंने जब कहा भी हमारा साथ दो, तो सबसे पहले डिमांड थी मेरी भाई नीलोखेड़ी को मंडल बनाया जाए, वो बन गया। और उसके लिए मैं फिर अब उंगली उठ रही है उन 8 मंडल पे, विपक्ष तो उठाएगा भाई SDM क्यों नहीं बैठा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ, जो 8 उपमंडल बने हैं इनमें SDM बैठाया जाए, काम शुरू कराया जाए। विपक्ष उंगली लग गया उठाने। तो ऐसे काम हमारे सारे हो चुके हैं। 2 रेस्ट हाउस बन गए निस्संग नीलोखेड़ी में, संस्कृति मॉडल स्कूल सभी हल्कों में 1 बने, हमारे में 2 बने हैं। और सड़कों का मैंने बता ही दिया, कॉलेज का, इनका जो भी काम है ना, विकास कार्य पूरी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वो पूरे हुए हैं। लेकिन 1.5 साल मिला, जितनी मेरी इच्छा थी वो नहीं कर पाए हम। और अब 1 साल से फिर काम रुके हैं। ये टेंडरिंग जो करी थी, ये हम ये नहीं करते भी क्यों करी, ये इसमें ना पंचायत बहुत दुखी आज। सरपंच मेरे ख्याल 90% सरपंच ये चाहते हैं भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना विकास कराएं। उनकी भी इच्छा है, पब्लिक ने बनाया, डिमांड है थोड़ी थोड़ी सी, सभी की इच्छा है। तो कुछ लोग अपने पास से पैसे लगा के सरपंच वो करना चाहते, जो गरीब है चलो वो बेचारे भी काम हो है। तो ये मेरी सरकार से ये भी रिक्वेस्ट है भाई, ये जो 5 लाख रखे हैं, 5 लाख में कोई टेंडर भरता ही नहीं। ठेकेदार चाहे एक 50 लाख का भी हो है
और 2 लाख का भी टेंडर में वही प्रक्रिया होती है। इसको वैसे तो पूरा होना चाहिए, नहीं तो 10 लाख से नीचे टेंडर नहीं लगना चाहिए। और एक बड़ी समस्या रही आज, जो चेयरमैन थे नगर पालिका के, उनकी जो डीडी पावर थी वो नहीं रही। मेरा ख्याल ज़्यादा काम वहाँ का जो चेयरमैन है वो ठीक भांति करा सकते हैं। ये सेक्रेटरी है, एक आया 2 दिन बाद वो चले गया, ट्रांसफ़र होती रहती है, तो एक ये भी गलत हुआ। इस पे भी सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए। आप चूंकि निर्दलीय विधायक हैं, कामों के लिए स्थानीय सांसद के पास, मंत्रियों के पास जाना हो तो सुनवाई हो जाती है, तालमेल ठीक रहता है उनके साथ? मेरा किसी मंत्री से कोई वो नहीं है। जो काम मैं लेकर जाता हूँ, आज तक किसी मंत्री जी ने मेरे को मना नहीं करा मेरे काम करे। और मेरे तो जो भी उस विभाग के आला अधिकारी हैं वहाँ से भी काम करवाए हैं। हम जेन्युइन काम लेके जाते हैं, फिजिबल। किसी काम पे नहीं भी गलत काम करवाना, तो सरकार के भी और जो अधिकारी हैं उनके समझ में आ जाए भी जेन्युइन काम है, ये करेंगे, तो मेरा कोई काम नहीं रुकेगा। चलिए धनपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती समय दिया, हमसे बातचीत की और अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जी जरूर। कीमती समय जो वेस्ट है, वो जो काम नहीं आए वो कीमती है। जो काम आ जाए वो उसकी तो कोई कीमत है ही नहीं। जी, अमूल्य समय, वो अमूल्य समय है। हम तो ये चाह रहे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता आती है हमारे पास, बड़ा प्यार है। कोई पूछ दे रहे मैं भी कौन सा विधायक है, शुरू में पूछ दे रहे भी विधायक नहीं आया तुम्हारा अंदर से, जबकि मैं सवेरे उनके बीच में बैठा रहता हूँ। तो अब तो चलो सभी को पता लग गया। जो जनता है, मैं दोबारा से फिर आपके चैनल के माध्यम से राजनीति.com चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। और वैसे तो सभी पत्रकार भाई हैं जो अपना काम छोड़ के अपनी सच्चाई दिखाने के लिए, अपना विकास दिखाने के लिए और जो गतिविधि हो रही है इसमें संसार में वो दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा कीमती समय तो पत्रकार साथियों का। मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं धर्मपाल गोंदर, विधायक नीलोखेड़ी, राजनीति.com चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका यह चैनल बुलंदियों पर जाए और आप सच्चाई के साथ रहें। जनता आपके साथ है।